प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के नॉन हिंदी का जो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है होंडरो का जलप्रपात, इससे हम लोग कुल 400 MCQ का प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ में समझने वाले भी हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। परीक्षा में कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से आता है तो आप बहुत ही हंसते खेलते उसका जवाब दे पाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और एक एक करके कुल 400 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, होंडरो का जलप्रपात किस विधा की रचना है। हमें मालूम है साहित्य की कई विधाएं होती है जिसके जरिए से कहानी या कविताओं को लिखा जाता है। तो यह साहित्य की कौन सी विधा है जो होंडरो का जलप्रपात लिखा गया है। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से किन स्थानों का वर्णन किया जाता है। आमतौर पे जब यात्रा वृत्तांत कोई लिखता है तो वो धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के बारे में जिक्र ज़रूर करता है। तो सही ऑप्शन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंडरो का जलप्रपात पाठ किसकी विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। शहरी जीवन की, आदिवासी संस्कृति की। प्यारे बच्चों, सही उत्तर है होंडरो का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला एक यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार किस इलाके में अभ्रक और कोयला की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर, क्योंकि हम सब ने कहानी में पढ़ा है छोटा नागपुर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किसके प्रति विश्वास प्रकट किया है। मशीनीकरण के प्रति, बहुलवादी संस्कृति के प्रति, एकाकी जीवन के प्रति, शहरी चौकाचौंध के प्रति। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है बहुलवादी संस्कृति के प्रति लेखक ने विश्वास प्रकट किया है। लेखक ने किस स्वर्ग का टुकड़ा कहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ग का टुकड़ा किसे माना है लेखक ने। तो छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की धरती पर ऊंची और उबड़ खाबड़ क्या हो गई है। इमारतें, पहाड़ियाँ, नदियाँ या आसमान। तो सही उत्तर होगा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में नदियाँ किसके साथ बल खाती बह रही है। ठहरे हुए जल के साथ, तीव्र धारा और गंदे पानी के साथ, केवल बर्फ के साथ, बिना किसी शोर के। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ ये नदियाँ बल खाती हुई बह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में किन्होंने जंगली जानवरों को शरण दी है। शहरों ने, झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों ने, शिकारियों ने, कंक्रीट की दीवारों ने। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों ने जंगली जानवरों को शरण दी है, रहने की जगह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों को बनाने में ठेकेदारों और विभाग को कम तरद्दुद क्यों करना पड़ा। यहाँ पे एक शब्द हम लोग याद रखेंगे कि तरद्दुद शब्द का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों, तरद्दुद शब्द का अर्थ होता है मेहनत। तो इसका कम मेहनत क्यों करना पड़ा है, क्योंकि सड़कें बहुत छोटी है, क्योंकि सड़कें पहले से बनी थी, बेहतरीन बनावट और प्राकृतिक ढाल के कारण से। का सही उत्तर होगा बेहतरीन बनावट और प्राकृतिक ढाल के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की सड़कें किसकी तरह भागी जा रही है। शेर की तरह या सांप की तरह। तो सही उत्तर होगा सांप की तरह। छोटा नागपुर के धरातल पर किसका नृत्य हो रहा है। विदेशी नर्तकों का, आदिवासियों का। इसका सही उत्तर होगा आदिवासियों का। प्यारे बच्चों, हमें तेज़ी से ऑप्शंस को अटैम्प्ट करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे सामने कुल 400 क्वेश्चंस हैं। एक दो नहीं, एक ही चैप्टर से मैंने 400 क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसकी का जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएँ। इसलिए आपको बस 1 घंटा देना है और इस चैप्टर को हमेशा के लिए तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आसमान में बादल कौन सा खेल खेल रहे हैं। लुका छिपी, आँख मिचौनी। सही उत्तर होगा आँख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से कैसे गीतों की सृष्टि हो रही है। दुख भरे गीतों की, मादक गीतों की। प्यारे बच्चों, सही उत्तर होगा मादक गीतों की। जंगल का कोना कोना किसके साथ बोल रहा है। सन्नाटे के साथ, जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ, मशीनों के शोर के साथ, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों की शाखा शाखा किससे गुलजार है। शाखा अर्थात डाली, पेड़ की डाली डाली किससे गुलजार है, खिला हुआ है, प्रफुल्लित है। सही उत्तर होगा विचित्र विचित्र पक्षियों की चहक से। यानी वहाँ जो बगीचे हैं, जो जंगल हैं, उसमें तरह तरह के जो पक्षी हैं उनके चहक से सभी शाखाएं गुलजार है। छोटा नागपुर की हवा अपने साथ किसकी सुरभि बिखेरती है। यहाँ से एक शब्द हमें याद कर लेना है। सुरभि का अर्थ होता है खुशबू। तो किसकी खुशबू बिखेरती है, तो प्यारे बच्चों खुशबू फूलों की होती है। तो फूलों की खुशबू जो है ये हवा के द्वारा बिखेरी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे किसका वरदान मिलता है। धन का, स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का। तो सही उत्तर होगा स्वस्थ शरीर का वरदान मिलता है जब बादल धीरे धीरे बरसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर की नदियाँ किस स्वर में बहती है। कर्कश स्वर में या कलकल छलछल स्वर में। सही उत्तर होगा कलकल छलछल स्वर में छोटा नागपुर की नदियाँ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झरने यात्रियों को क्या प्रदान करते हैं। केवल थकान, खुराक, स्वच्छता और पवित्रता। प्यारे बच्चों खुराक, स्वच्छता और पवित्रता इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर की खानों में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं। सोना और चांदी, कोयला और अभ्रक, तांबा और जस्ता, तेल और प्राकृतिक गैस। सही उत्तर होगा कोयला और अभ्रक वहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर्णीय घाटियाँ और सुषमा की दर्शनीय नदियाँ कहाँ पाई जाती है। गंगा के मैदान में, छोटा नागपुर में, थार मरुस्थल में, सुंदरबन में। सही उत्तर है छोटा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने छोटा नागपुर के पर्वतों को कैसा बताया है। उबाऊ, मन पर जादू जैसा असर करने वाला। तो सही उत्तर है मन पर जादू जैसा असर करने वाला पर्वत बताया है छोटा नागपुर के पर्वतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपना कोष किस रूप में उगल रही है। पानी के रूप में, कोयला बनकर, अनाज के रूप में, लावा के रूप में। सही उत्तर होगा कोयला के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक बनकर कौन दुनिया का श्रृंगार कर रही है। नदियाँ, पृथ्वी की चमक दमक, आकाश की नीलिमा, बादलों की घाटियाँ। सही उत्तर होगा पृथ्वी की चमक दमक ये श्रृंगार कर रही है कौन, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियाँ निरंतर संघर्ष से पत्थरों को किस नवीन आकार में प्रस्तुत करती है। मूर्ति के रूप में, श्वेत शालिग्राम के रूप में, ईंट के रूप में, मिट्टी के रूप में। प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है श्वेत शालिग्राम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग पत्थरों से झरती हुई करुणा की धारा को क्या कहकर देखते हैं। नदी कहकर, झरना कहकर, तालाब या नाला। तो सही उत्तर होगा झरते हुए पानी को झरना के रूप में देखते हैं। लेखक जब भी कहाँ जाते हैं तो हुंडरों का झरना देखने जरूर जाते हैं। तो लेखक जब भी रांची जाते हैं तो वे झरना को देखने के लिए जरूर जाते हैं। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने पर हुंडरों के लिए मुड़ना पड़ता है। यानी रांची से आपको पहले पुरुलिया वाली सड़क जाना होगा, वहाँ से मुड़ना होगा, फिर गाड़ी पकड़ के आपको हुंडरों का झरना तक जाना होगा। तो पहले आपको कितनी दूरी जानी पड़ेगी प्यारे बच्चों, 14 मील आपको पहले रांची से जाना होगा पुरुलिया वाली सड़क। वहाँ से फिर आपको आगे 13 मील और जाना होगा। पुरुलिया रोड से हुंडरों के झरने की दूरी अभी बताया हमने कि ये 13 मील है। तो सबसे पहले आप रांची से पुरुलिया वाली सड़क चले जाएंगे 14 मील, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ के आप चले जाएंगे हुंडरों का जो झरना है वहाँ पहुँचेंगे 13 मील। कुल मिलाकर के आपको 27 मील की दूरी रांची से हुंडरों के झरना के लिए तय करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची से हुंडरों की दूरी कितनी है। तो यदि सीधे रांची से हुंडरों के झरना के बारे में कहा जाए तो कुल दूरी 27 मील हो जाता है, क्योंकि बीच में 14 और 13 मील की दूरी है जहां पर मोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह बात किसने कहा है। प्यारे बच्चों यह बात महात्मा गांधी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार माने जाते हैं। तो वे सादगी के अवतार माने जाते हैं, बहुत ही सादा जीवन जीते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। छोटा नागपुर के निवासियों के रहन सहन में क्या बसती है। तो छोटा नागपुर के लोगों के जीवन में 100% कला बसती है। यानी वहाँ के लोगों का जो घर द्वार है वह देख के लगता है कि उनके अंदर बहुत ही अधिक कला समाहित है।
लेखक के मार्ग में किन के पौधे अगल बगल लहरा रहे थे? गेहूं के पौधे, मकई के पौधे, गन्ने के या कपास के? तो प्यारे बच्चों, मकई के पौधे लहरा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने के पास पहुंचने पर लेखक ने मन ही मन क्या किया? तो मन ही मन उन्होंने झरने को सबसे पहले प्रणाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने की आवाज़ का मुकाबला लेखक ने किन से नहीं होने की बात कही है? आधुनिक गानों से, रामलीला और रासलीला से? तो सही उत्तर होगा रामलीला और रासलीला से। यानी जो झरने की आवाज़ है इतनी खूबसूरत है और इतना अच्छा है कि रामलीला और रासलीला से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के उछलने कूदने की आवाज़ की तुलना किससे की गई है? प्यारे बच्चों, एक साथ 10-5 हाथियों के चिंघाड़ने से जैसी आवाज़ निकलेगी, बिल्कुल उसी तरीके का आवाज़ झरने से पानी नीचे गिरने के बाद जब उछल कूद होता है तो वैसा ही महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने के शोर की तुलना और किससे की गई है? तो यहाँ पर पहले ही मैंने बता दिया, ये ट्रेन के साथ भी इसकी तुलना की गई है। 10-5 ट्रेन के इंजनों की एक साथ आवाज़ से झरने के शोर की तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने झरने के स्वर को किसके फन फैलाकर फुफकारने जैसा बताया है? शेर के, कई सहस्र नागों के? तो सही उत्तर होगा कई सहस्र नागों के। सहस्र यानी हजारों, इस शब्द को याद रखना है। हजारों नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार मारने पर जिस प्रकार का आवाज़ होगा, उसी प्रकार का आवाज़ लेखक ने कहा है कि वहाँ पे जो पानी गिरता है वो आवाज़ उसी प्रकार से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने के पास पहुंचने पर वातावरण कैसा मालूम होता है? ऐसा मालूम होता है जैसे आप देवलोक पहुंच गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरों का झरना किस नदी पर बनी है स्थित है? तो ये कोसी, स्वर्ण रेखा, दामोदर या गंडक? प्यारे बच्चों, ये स्वर्ण रेखा पर यह झरना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितनी दूरी पर हुंडरों का झरना है? 10 मील, 50 मील, 100 मील या 27 मील? तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान हम उस बिंदु को कहते हैं जहाँ से यह नदी बन करके निकलती है। वहाँ से ये जो नदी है कुल 50 मील की दूरी पर है और रांची से कहा जाए तो 27 मील की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी किन जिलों से होकर गुजरती है? केवल पटना और गया, रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर? प्यारे बच्चों, सही उत्तर है रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर जिले से होकर यह स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी अंत में कहाँ गिरती है? यानी इनका अंत कहाँ होता है? तो इनका अंत होता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाके यह नदी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरों के जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? ये झरना में जो पानी ऊपर से गिर रहा है कितनी ऊंचाई से? प्यारे बच्चों, सही उत्तर है 243 फीट ऊंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने का उजला पानी पत्थर पर गिरकर कैसा प्रतीत होता है? मानो जैसे सफ़ेद चूर्ण हो, जैसे रुई धुनी जा रही हो, इतना पतला होकर के चारों तरफ उड़ रहा होता है पानी, क्योंकि बहुत ऊंचाई से गिरता है इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल धारा, प्रबल यानी तेज, तेज धारा के संघर्ष से किस प्राकृतिक रंगीन दृश्य की उत्पत्ति होती है? प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष बन जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने के एक ओर का जंगल रांची में है तो दूसरी ओर का जंगल कहाँ पर है? तो दूसरी ओर का जंगल हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हुंडरों का झरना किसका उदाहरण है? हुंडरों का झरना अविरल और अविचल दोनों का है। अविरल यानी हमेशा से बह रहा है और अविचल यानी अपने जगह पर स्थिर है और उसी तरीके से लगातार बह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर पानी की इस अजीब लीला का मुकाबला किससे नहीं किया जा सकता है? पहले ही ये सवाल आ चुका है, रामलीला और रासलीला से इसकी तुलना नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने की आवाज़ की तुलना एक साथ कितने हाथियों के चिंघाड़ने से की गई है? तो 10-5 हाथी चिंघाड़ने की आवाज़ से झरने की आवाज़ की तुलना की गई है। पानी के उछलने कूदने और शोर की तुलना और किससे की गई है? तो इसके बारे में भी पहले बताया, 10-5 ट्रेन के इंजन की एक साथ आवाज़ से इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने झरने के पास पहुंचने पर वातावरण की तुलना किससे की है? देवलोक से की है।
प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अभी तक देख रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को कर लिया है। अभी तक आप हमारे साथ हैं तो कमेंट में जाइए और वहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ दीजिए और साथ ही वहाँ लिख दीजिए 50 कि आपने 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं। बहुत अच्छा। चलिए अब इसी तरीके से आगे के और प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थरों द्वारा पानी के आघात को सहना किसका प्रदर्शन है? प्यारे बच्चों, ये किसका प्रदर्शन है? तो ये पत्थर की क्षमता का, कि वो इतने दिनों से पानी के गिरने के चोट को, आघात यानी चोट को सह रहा है, तो उनके सहन शक्ति को दर्शा रहा है। पत्थर की छाती चीर कर पानी निकलता है, यह किसका प्रतीक है? पत्थर की कमज़ोरी का, जल की क्षमता का, तो ये जल की क्षमता का, यानी पत्थर इतना मजबूत होने के बाद भी पानी उसको चीर कर उसके अंदर से गिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने करुणा के सामने प्रेम के स्वरूप किसे पिघलते हुए बताया है? तो पत्थर के कलेजे को। पानी लगातार पत्थर पर पड़ता रहता है और पत्थर भी उसके सामने पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी अपने उद्गम स्थान से कितनी दूरी पर आकर हुंडरू का झरना बनाती है? यह क्वेश्चन भी एक बार रिपीट हो चुका है। 50 मील दूरी आने पर आपको हुंडरू का झरना मिल जाएगा। स्वर्णरेखा नदी किन जिलों से होकर जाती है? तो रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर होकर के जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी का अंतिम गंतव्य क्या है? यानी यह नदी कहाँ जाकर के समाप्त हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में जाके यह नदी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर नदी की अनेक धाराएं एक होकर जब नीचे गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं झरना या जलप्रपात, जब ऊंचाई से एक साथ बहुत सारी धाराएं नीचे गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू के झरने का पानी पत्थर पर गिरने के बाद कैसा दिखाई देता है? यह सफ़ेद चूर्ण के जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बचपन में देखी किस चीज़ की तुलना झरने के पानी के उड़ते कणों से करते हैं? का सही उत्तर होगा फेरी वाले की हवा की मिठाई से। गांव में जब हवाई लड्डू वाले आते हैं तो वो चीनी से किस तरीके से हवा वाला लड्डू बना देते हैं, वैसे ही उसी के साथ लेखक तुलना करते हैं कि जब पानी 243 फीट ऊंचाई से गिरकर नीचे आती है तो टकराने के बाद वह इसी तरीके से हवा में उड़ने लगती है, हल्का होकर के पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल धारा यानी तेज धारा के संघर्ष से किस रंगीन प्राकृतिक दृश्य का निर्माण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने के एक ओर का जंगल रांची में है और दूसरे ओर का जंगल कहाँ ख़त्म होता है? प्यारे बच्चों, ये हजारीबाग में ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े झरने के बगल में एक और धारा पत्थरों पर कैसे गिरती है? तो एक और धारा इस तरीके से गिर रही होती है मानो कि महादेव के ऊपर दूध चढ़ाया जा रहा हो, बहुत धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी कितनी ऊंचाई तक ऊपर उछलता है? यानी पानी ऊपर से नीचे गिरने के बाद दोबारा से जब ज़मीन से टकरा के ऊपर जाती है तो कितनी ऊंचाई तक चली जाती है? का सही उत्तर है 20 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत क्या मालूम होता है? तो झरने के आगे की जो घाटी है वह जगह लेखक को झरना से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी के बीच बहने वाली नदी लेखक को कैसी प्रतीत होती है? तो थर्मामीटर के पतले पारे जैसी। आप लोगों ने अभी का जो थर्मामीटर है वो तो ज़रूर देखा होगा, जो बुखार वगैरह नापने के लिए प्रयोग में आता है, लेकिन अभी ज़्यादातर डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग होता है। लेकिन पहले पारा वाला थर्मामीटर इस्तेमाल होता था, जो शीशा के अंदर पारा डाला हुआ रहता था। वह जैसे ही शरीर में लगाते थे, हीट पाकर वो पारा फैल जाता था और उसी से पता चलता था टेम्परेचर। तो उसी के साथ इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी में पहाड़ नदी को क्या कर रहे हैं? घाटी में पहाड़ नदी को क्या कर रहे हैं? तो नदी को मानो कि ललकार रहे हैं, ये दम है तो मुझे पार करके दिखाओ। नदी को कह रहे हैं, कौन? पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी में पत्थरों के अंबार पर उगी झाड़ियाँ किसकी परिचय देती है? तो घाटी में बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं और पत्थरों में भी बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए हैं, यह किसका प्रतीक है? तो प्रकृति या परमात्मा के हाथ की कारीगरी का, अर्थात परमात्मा के बिना यह संभव नहीं था। इतना खूबसूरत लग रहा था लेखक को देखने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ के ऊपर से नीचे जाने के लिए कौन सा रास्ता बना हुआ है? मार्ग का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। तो एक पतली सी पगडंडी बनी हुई है, उसी से लोग ऊपर से झरने की तरफ नीचे की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने का पानी चट्टानों की वजह से बिखर जाने पर कैसा दिखाई देता है? तो ये कुछ पीलापन लिए हुए, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, गिरने के बाद थोड़ा फैल जाता है तो थोड़ा सा पीलापन नज़र आता है पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्हे प्रपात का पानी कैसा है? प्यारे बच्चों, जैसे हुंडरों का झरना एक प्रपात हुआ, उसी तरीके से उसके बगल में एक और प्रपात है, जैसे जोन्हे का प्रपात कहते हैं। इसका पानी कैसा है? तो वहाँ का पानी बिल्कुल ही सफ़ेद पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने के पास निरंतर, प्यारे बच्चों निरंतर शब्द का अर्थ होता है हमेशा। निरंतर संघर्ष के कारण पानी किस रूप में ऊपर उड़ता रहता है? तो धुएं के रूप में, क्योंकि ऊपर से पानी गिरता है पत्थर के ऊपर और संघर्ष के कारण से वो फिर धुआं के रूप में ऊपर उड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने का पानी नीचे गिरते समय किस जानवर की तरह गरजता है? तो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ये बाघ की तरह गरजता है। जहाँ सारा पानी एक जगह सिमट कर नीचे गिरता है, वहाँ का दृश्य कैसा हो गया है? तो वह बहुत ही विशाल और भयंकर हो गया है। देखने बड़ा खतरनाक लगता है, पानी एक साथ जो इतना मोटा होकर गिर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने के नीचे गिरने के बाद पानी किस गति से आगे बढ़ती है? तो जब झरना से पानी नीचे एक बार आ जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू प्रपात पर पर्यटकों की सुविधा के लिए किसने बंगला बनवाया हुआ है? तो हुंडरू झरना के पास एक घर बनाया हुआ है, जो लोग वहां पर आकर रुक सकते हैं। वह घर किसके द्वारा बनाया गया है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू प्रपात पर लेखक ने किस प्रमुख समस्या या अभाव की चर्चा की है? यानी इस प्रपात के पास कुछ चीज़ों की कमी है। दरअसल वो क्या कमी है? खाने पीने की चीज़ों की वहाँ पे कमी है लेखक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने हुंडरू के पास रहने वाले लोगों को क्या कहा है? तो उन्होंने हुंडरू के पास रहने वाले आदिवासियों को अव्यावहारिक कहा है। इसके पीछे कारण यह है कि उन लोगों ने यहाँ के जो लोग आने वाले लोग हैं, उनसे खास कोई फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं। कोई दुकान वगैरह नहीं खोले हैं, कोई होटल टोटल मैंने व्यवस्था बना करके वो वहाँ से आमदनी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। इसीलिए उन लोगों को लेखक ने अव्यावहारिक कहा है। पाषाण बह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पाषाण शब्द का अर्थ होता है पत्थर, यानी पत्थर बह रहा है। लेखक ने यह बात किसके लिए कहा? तो पहाड़, ये कहा आपको झरने के पानी के लिए, मूर्तिकार के लिए, पहाड़ों के खिसकने के लिए। यहाँ पर झरने के पानी के लिए कहा है। हालांकि पाषाण का जो लिटरल मीनिंग होता है वो पत्थर होता है। यहाँ पे यह झरने के पानी के लिए हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत कब हो जाता है? तो यह तब होता है जब मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगता है। मनुष्य के अंदर जो बुराई है वह जब द्रवित होकर के बह जाता है, तब इस संसार में सब जो समस्याएं हैं, कलह कपट स्वार्थ छीना झपटी, सब कुछ इस संसार से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को झरने के पास कितने तरह के पत्थर देखने को मिले? तो लेखक को झरने के पास 2 तरह के पत्थर देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 2 पत्थरों में से एक पत्थर की क्या विशेषता थी? वह सोने जैसा चमकता था, वह पानी की धारा से कटकर भी विचलित नहीं होता, वह पानी में तैरता, वह बहुत मुलायम था। तो उनमें से एक पत्थर ऐसा था जो पानी की धारा से कटकर भी विचलित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू का झरना किसका अद्भुत उदाहरण है? तो अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण है। कौन? हुंडरू का झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार युगों युगों से पानी का दान करने पर भी पहाड़ को क्या नहीं था? तो पहाड़ को कोई घमंड नहीं था। न जाने किस ज़माने से वहाँ वो पानी दे रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई इस बात का अभिमान या घमंड गुमान नहीं था। समुद्र अपनी गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हुंडरू किसके लिए मशहूर है? तो हुंडरू अपनी चपलता यानी तेजी के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितनी दूरी पर एक और बड़ा प्रपात है? यानी हुंडरू का झरना तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उससे कुछ दूरी पर एक और इससे भी बड़ा झरना है। तो कितनी दूरी पर है? 7 मील की
दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने हुंडरू से आगे के प्रपात तक पहुंचने के रास्ते को कैसा बताया? तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बीहड़, घनघोर और भयंकर रास्ता है। लेखक के अनुसार दूसरे प्रपात तक का मार्ग किसे निर्मित करना चाहिए? तो यह जो वन विभाग हैं उन्हें यह काम करना चाहिए कि जो प्रपात है वहाँ तक जाने का रास्ता बनाया जाए ताकि लोग वहाँ पे पहुँच सके, उस प्रपात को भी लोग देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरो का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? अभी जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है कामता प्रसाद सिंह काम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरद्दुद, यहाँ पे ये मिस टाइप हो गया, तरद्दुल हो गया है, इसको तरद्दुद समझ लीजिए। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तरद्दुद यानी कठिनाई या परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुत गति का अर्थ क्या है? द्रुत गति का अर्थ होता है तेज चाल। द्रुत गति का अर्थ होता है बहुत ही तेज चाल। साध्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साध्य शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य या मंजिल। जैसे कि हम सब ने पीछे के एक प्रश्न में देखा था, गांधी जी ने कहा था कि साध्य की महत्ता तभी है जब उसके साधन भी महान हो, अर्थात मंजिल का महत्व तभी है जब वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभीषिका शब्द का अर्थ क्या है? विभीषिका शब्द का अर्थ होता है संकट, मुसीबत या त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम स्थान का अर्थ क्या है? इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। जहाँ से नदी निकलती है उसे हम कहते हैं उद्गम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मित शब्द का अर्थ पाठ के संदर्भ में बताइए। विस्मित शब्द का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में किन स्थानों का वर्णन पारंपरिक रूप से किया जाता है? केवल आधुनिक शहरों का, महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का? तो इसका सही उत्तर होगा महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का। यानी जब कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल होते हैं और वहाँ के लोगों की जो संस्कृति होती है, इन दो चीज़ों पर अक्सर हमेशा से ही ज़्यादा लिखा पढ़ा गया है, लेकिन इसमें हुंडरू का झरना को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात पाठ में प्रकृति के किसके श्रम की महत्ता का संयोजन है? तो मनुष्य की जिजीविषा और श्रम के। हुंडरू के जलप्रपात पाठ में प्रकृति के साथ मनुष्य की जिजीविषा भी, मेहनत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार बहुलवादी संस्कृति का अर्थ क्या है? बताइए। बहुलवादी संस्कृति शब्द का अर्थ होता है विभिन्न संस्कृतियों का मिलन और सह अस्तित्व, यानी मिल करके कई संस्कृतियों के लोग जो रहते हैं उन्हें हम बहुलवादी संस्कृति कहते हैं। छोटा नागपुर में पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती की स्थिति कैसी हो गई है? प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है पग पग, इसका अर्थ होता है कदम कदम पर। पहाड़ों को देखकर धरती कैसी हो गई है? तो धरती हो गई है ऊबड़ खाबड़। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग देख रहे हैं और अब तक आप लोगों ने 100 प्रश्न कर लिया है और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा क्योंकि मैं इसी तेज़ी के साथ ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहा हूँ। तो अभी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए कमेंट में और दोबारा से एक बार लिख दीजिए एक प्यारा सा कमेंट और साथ में 100 भी लिख देना है कि हाँ सर मैंने 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं और मुझे सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद भी हो गए हैं। और कोई डाउट भी यदि है, किसी शब्द का अर्थ आपको जानना है, वैसे तो जितने कठिन शब्द आते हैं मैं खुद ही बता देता हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए और तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। या वीडियो में आपको किसी प्रकार के संशोधन चाहिए या आप पाठ को भी पढ़ना चाहते हैं मुझसे कि पहले आप सर चैप्टर पढ़ाइए फिर प्रैक्टिस कराइए, तो हम उसके लिए भी काम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आपको मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से मैं केवल प्रैक्टिस पे अभी ध्यान दे रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं तो पढ़ लेते होंगे, लेकिन जो इनके क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। इतने सारे प्रश्न आपको एक साथ कहीं मिलने वाले भी नहीं हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानों की छाती चीरने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय शब्द का अर्थ होता है क्रेडिट, यानी कौन उसका कारण है।
तो मैदानों की छाती चीरने का जो कारण है वह है नदियों की तीव्र धारा। जब नदियाँ तेज गति से बहती है तो मैदानों की छाती चीरते हुए वो आगे वहाँ नाला बना देती है ना, नदी बन जाता है। लता गुल्मों ने जंगल में किसे शरण दी है? तो लता और गुल्मों ने जंगल में जंगली जानवरों को शरण दी है। सड़कों की बनावट के कारण किन्हें कम तरद्दुद करनी पड़ी है? तो जो ठेकेदार जिन्होंने सड़क बनाया होगा उस सड़क के बनावट की वजह से उन्हें उस सड़क को बनवाने में कम मेहनत करना पड़ा, क्योंकि वो ऊंचा नीचा सड़क है तो वहाँ पे ढलान होने की वजह से कम मेहनत करना पड़ा है। जन जन के कंठ से निकलने वाले मादक गीतों से क्या गूंज रहे हैं? केवल शहर, पहाड़ और मैदान? तो सही उत्तर यही होगा, पहाड़ और मैदान गूंजता है। प्यारे बच्चों, गूंजना इसे हम अंग्रेजी में इको कहते हैं। यदि आप एक बार चिल्ला कर छोड़ देते हैं और वापस, खास करके ये जंगलों में होता है, पहाड़ों पर भी होता है, जब आप एक बार बोल देते हैं कुछ ज़ोर से तो वापस वही शब्द जंगल की तरफ से दोहराया जाता है। इसे हम इको कहते हैं या गूंज कहते हैं। तो जन जन के कंठ से जो आवाज़ निकलता है वह आवाज़ फिर पहाड़ और मैदान से टकरा करके गूंजने लगता है। पेड़ की शाखाओं के गुलजार होने का क्या कारण है? क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग पक्षियाँ चहक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की हवा धीरे धीरे डोलती हुई क्या बिखेर रही है? तो फूलों की खुशबू यानी फूलों की सुरभि बिखेर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के धीरे धीरे बरसने से वहाँ के लोगों को क्या मिलता है? तो उनका शरीर स्वस्थ और सुंदर होने का वरदान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के किनारे रहने वालों को नदियाँ क्या बांटती जाती है? प्यारे बच्चों, नदियों के पास जो रहते हैं वो जो किनारे में रहते हैं उनको अमृत मिलती है, यानी उस नदी का पानी का बहुत सारा प्रयोग करता है जो नदी के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरनों का सतत झरझर करना आँखों को क्या देता है? तो यह आँखों को तरी देता है, नमी देता है। लेखक के अनुसार झरने कल्पना को क्या देते हैं? तो कल्पना को सुंदर खुराक देते हैं। कल्पना जो हम अपने मस्तिष्क में एक चित्रण करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो जब हम झरना को देख रहे हैं, ये हुंडरू का झरना, तो लेखक कहते हैं इतना खूबसूरत और इतना अनोखा, इतना अजूबा है कि जब आप देखते हैं तो आपके मन में कई दृश्य सामने आने लगती हैं और कई चीज़ें आप सोचने लगते हैं, आपके दिमाग में कई प्रकार की तस्वीर बनने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियाँ, ये कहाँ का दृश्य है? तो ये छोटा नागपुर के जंगलों का दृश्य है जहाँ पे फूल फुनगियों पर तितलियाँ नाचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है, यहाँ कोष शब्द का अर्थ क्या है बताइए? तो कोष शब्द का अर्थ है यहाँ पे कोयला और खनिज। ये कोयला और खनिज पृथ्वी अपने अंदर से निकाल रही है और संसार को जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पर्वतों को कैसा बताया गया है? मन पर जादू जैसा असर करने वाला बताया गया है। वेद शालिग्राम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो प्यारे बच्चों, नदियों के घिसे हुए चिकने पत्थरों के लिए श्वेत शालिग्राम शब्द का प्रयोग लेखक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर से झरती हुई करुणा की धारा को लोग किस भाव से देखते हैं? विस्मित भाव से, यानी जब झरना से पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो लोग उसे आश्चर्य की नज़र से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची से हुंडरू जाने के मार्ग में विभीषिका से किसे डर लगने की बात कही गई है? तो यह यात्रियों को, बाघ को, हाथियों को या फिर पक्षियों को? तो ये बाघ को डरने की बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि प्यारे बच्चों, जब आप हुंडरू का झरना जाएंगे तो रास्ते में आपको इतने ख़तरनाक और इतने घने जंगल मिलेंगे कि उनकी विभीषिका को देख कर के आपको ऐसा महसूस होगा कि इतने घने जंगल में और इतने ख़तरनाक जंगल में शायद बाघ भी डर के मारे ना रह पाएँ, इतने ख़तरनाक जंगल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेखक ने किस महीने में हुंडरू की यात्रा का वर्णन किया है? यानी किस महीने में वो गए थे वहाँ पे? प्यारे बच्चों, वो अगस्त का महीना था जब वो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। मार्ग में लेखक को धान की क्यारी कैसी मालूम हो रही थी? बहुत सुंदर लग रहा था लेखक को धान का क्यारी जो दाएं बाएं उनको सड़क के किनारे दिख रहा था। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन जो है कि महान हो। इसमें साध्य शब्द का अर्थ बताइए?
तो साध्य शब्द का अर्थ है मंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने छोटा नागपुर के निवासियों के रहन सहन में क्या बसने की बात कही है? तो 100% कला बसने की बात कही है। मार्ग में खड़े लोग लेखक को क्या करते हुए लग रहे थे? प्रतीत होना यानी लगना। तो दरअसल लेखक जब हुंडरू के जलप्रपात तक पहुंच रहे थे तो वहां के जो स्थानीय लोग थे वो सड़कों के दोनों ओर खड़े थे। लेखक कहते हैं उनके तारीफ में कि इस तरीके से खड़े थे और उनके जीवन में इतनी सादगी थी, देख करके उनको ऐसा, उनके व्यक्तित्व में इतनी सादगी थी, ऐसा लग रहा था मानो वह हमारे ही वेलकम के लिए, स्वागत के लिए सड़क के किनारे खड़े हों। लेखक ने मकई के पौधे की तुलना किससे की है? तो वहाँ के लोगों की लहराती किस्मत से की है मकई के पौधों की तुलना। हुंडरू के पास पहुँचने पर लेखक ने सबसे पहले क्या किया? प्यारे बच्चों, जैसे ही लेखक हुंडरू के झरना के पास पहुँचे तो उन्होंने मन ही मन उस झरना को पहले एक बार प्रणाम किया। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है, यह किसके लिए कहा गया है? तो हुंडरू के जलप्रपात के लिए कहा गया है। झरने की आवाज़ की तुलना इनमें से किससे की गई है? तो हवाई जहाज़ के चक्कर काटने से, जी हाँ। रेल के इंजन के शोर से, जी हाँ। सहस्र नागों के फुफकार से, जी हाँ। सभी से की गई है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने के पास का वातावरण कैसा मालूम होता है? नरक जैसा, पाताल जैसा, देवलोक जैसा या साधारण उपवन जैसा? तो यह देवलोक के जैसा मालूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन पाठ के किस संदर्भ में आया है? युगों युगों से पानी के आघात को सहने के संदर्भ में। प्यारे बच्चों, न जाने किस ज़माने से हुंडरू के झरने में जो पानी ऊपर से गिर रहा है पत्थर के ऊपर, इसी संदर्भ में वो जो पत्थर पानी के आघात को, चोट को बर्दाश्त कर रहा है वर्षों से, इसी के लिए यह कहा गया है कि पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की छाती से धारा फूटती है, लेखक ने इसकी तुलना किससे की है? तो पत्थर की आँखों से निकलते आंसू से इसकी तुलना की है। पत्थर छेद होकर के उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से हुंडरू की दूरी। प्यारे बच्चों, ये 50 मील दूर है। जहाँ पे स्वर्णरेखा नदी बनती है वहाँ से 50 मील दूर आपको उस नदी में चलना होगा, तब आपको हुंडरू का झरना मिल जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? तो ये रांची, धनबाद और सिंहभूम, बालासोर से होकर के स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। 243 फुट ये ऊंचा है हुंडरू का जलप्रपात। चट्टान पर पानी गिरने से वह कैसा दिखाई देता है? तो सफ़ेद चूर्ण जैसा दिखाई देने लगता है। लेखक ने बचपन में देखी किस चीज़ की तुलना पानी के सफ़ेद कणों से की है? तो हवा की मिठाई से, जो पहले ही मैंने आपको बताया कि गांव में जब फेरी वाले आते हैं हवाई लड्डू बेचने के लिए, तो थोड़ी सी चीनी की मात्रा से बहुत ही बड़ा लड्डू बना देता है, वो तो बहुत पतला होता है। उसी तरीके से ये पानी भी वहाँ पे धुंध बन करके उड़ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल धारा के संघर्ष से कौन सा प्राकृतिक रंग उत्पन्न होता है? तो वहाँ इंद्रधनुष बन जाता है। हुंडरू के झरने का एक ओर का हिस्सा किस जिला में पड़ता है? तो एक ओर का हिस्सा हजारीबाग और दूसरा जो है वो रांची में पड़ता है। झारखंड झरने का पानी चट्टानों के बीच बिखरने पर कैसा रंग लाता है? तो जब झरना का पानी थोड़ा बिखरता है तो वो हल्का पीलापन नज़र आता है। जहाँ सारा पानी सिमट कर एक जगह गिरता है वो कैसा दिखता है? बहुत ही खतरनाक, विशाल और भयंकर दिखता है। झरने के नीचे गिरने के बाद पानी किस गति से आगे बढ़ता है? तो एक बार जब झरना से पानी नीचे आ जाता है तो फिर वह धीरे धीरे मंथर गति से आगे की ओर बढ़ता है। हुंडरू प्रपात पर यात्रियों के लिए बंगला किसने बनवाया है? तो यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बनवाया है। लेखक ने हुंडरू के पास के लोगों को अव्यवहारिक क्यों कहा? क्योंकि उन लोगों ने खाने पीने की चीज़ों और दुकानों का व्यवस्था वहाँ पे नहीं किया था। लेखक के अनुसार संसार से कलह कपट का अंत कब हो जाएगा? तो जब मनुष्य का अंतर यानी हृदय द्रवित होकर के
बहने लगेगा तो संसार में सुख ही सुख होगा, ऐसा लेखक मानते हैं। हुंडरों में कितने प्रकार के पत्थर लेखक को मिले थे देखने को? तो उन्हें 2 प्रकार के पत्थर देखने को मिले थे। नेक्स्ट है, हुंडरो अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी चपलता यानी तेजी के लिए प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितनी दूरी पर एक और प्रपात है? तो ऐसा कहा जाता है कि हुंडरू के झरना से 7 मील दूर एक और भी बड़ा प्रपात है, लेकिन वहां जाना बहुत ही दुश्वार है, कठिन है। द्रुत गति शब्द का अर्थ होता है तेज चाल, इसके बारे में वो बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बड़े झरने के बगल में कितने इंच मोटी एक धारा नीचे धीरे धीरे उतर रही है, बताइए। तो 1 इंच धारा इसका सही उत्तर होगा। 1 इंच मोटी धारा झरने के बगल से होकर के उतर रही है ऊपर से। बगल वाली पतली धारा को देखकर लेखक ने इसकी तुलना किसके साथ की है? मानो महादेव पर कोई दूध चढ़ाने वाले भक्त हो, ऐसा लग रहा था वो पानी उतरता हुआ देख करके लेखक को। जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठता है? तो पानी नीचे टकराने के बाद 20 फुट ऊंचाई तक चला जाता है। लेखक के मित्र ने शिवजी की बारात के स्वागत के लिए पर्वत द्वारा किसका प्रबंध करने की बात कही है? तो लेखक कहते हैं कि शायद शिवजी का बारात इसी रास्ते से होकर गया होगा और या इस पर्वत में उनके लिए जो है कि इंतज़ाम किया होगा, गुलाब पास का इंतज़ाम किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत दृश्य लेखक ने किसे बताया है? तो झरने के आगे की जो घाटी है उसका दृश्य लेखक के अनुसार और भी ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी के बीच रहने वाली पतली नदी लेखक को किसके समान दिखाई देती है? तो थर्मामीटर के पारे जैसी उन्हें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी में पत्थरों के अंबार पर उगी झाड़ियाँ किसका परिचय देती है? तो घाटी में जो पत्थर बहुत सारे पड़े हुए हैं उनमें जो पेड़ पौधे निकल गए हैं, यह प्रकृति या परमात्मा के हाथ की कारीगरी का एक प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पहाड़ के ऊपर से नीचे जाने के लिए लेखक ने किस रास्ते का सहारा लिया? मार्ग का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका अर्थ होता है रास्ता। तो उन्होंने एक पतली सी पगडंडी का रास्ता लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की वजह से बिखर जाने पर झरने का पानी कैसा दिखाई देने लगता है? तो ऐसा थोड़ा पीलापन नज़र आने लगता है उस पानी में ऊपर से गिरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने के पास निरंतर क्या बना रहता है जिससे वह स्थान और भी सुंदर लगता है? तो वहाँ धुआं बना हुआ रहता है, वाष्प के कण, यानी जो पानी ऊपर से गिरता है टकराने के बाद वो धुआं बन करके, धुंध बन करके चारों तरफ फैलता रहता है हमेशा, जिससे और भी अच्छा लगता है वो जगह देखने में। हुंडरों का पानी कहीं किस जीव की तरह चक्कर काटता है? तो वह सांप की तरह चक्कर काटता है हुंडरों का जो पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरों का पानी कहीं किस जानवर की तरह छलांग भरता है? तो छलांग भरने में हिरण बहुत माहिर जानवर है, इसी के साथ इसकी तुलना की गई है। हुंडरों का पानी नीचे गिरते समय किस जानवर की तरह गरजता है? गरजने में बाघ बहुत ही माहिर है, बाघ की तरह वह पानी गरजता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ गिरता है उसका मंजर कैसा है? तो बहुत ही विशाल, भयंकर, खतरनाक लगता है देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने के नीचे गिरने के बाद पानी किस रूप में आगे बढ़ता है? तो शांत नदी के रूप में मंथर गति से धीरे धीरे वो पानी आगे जाता है। हुंडरो प्रपात पर पर्यटकों की सुविधा के लिए किसने बंगला बनवाया है? तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने वो बंगला बनवाया है। लेखक ने हुंडरो में किस चीज़ के अभाव पर दुख जताया? वहाँ पे खाने पीने की थोड़ी सी कमी है, इसका इंतज़ाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार यदि हुंडरो जैसा प्रपात किसी दूसरी जगह होता तो लोग क्या करते? तो लोग वहाँ दुकानें सजाते और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का व्यवस्था करते और उसे अपना आय का जरिया बना लेते, और ऐसा होता भी है। यदि हम जो पर्यटक आएंगे उनको खाने पीने की ज़रूरत होगी, साथ ही उनको रहने की भी आवश्यकता होगी। इन चीज़ों को यदि हमें इंतज़ाम करके उन्हें देते हैं तो बदले में तो हमें आय मिलेगी, यानी हमारे आमदनी का एक वो साधन बन जाएगा। लेखक ने हुंडरो के निवासियों को क्या कहा है? तो उन्हें अव्यावहारिक कहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी वहाँ व्यवस्था नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघल कर यह पाषाण बह रहा है? तो इसका सही उत्तर है पत्थर। पाषाण बह रहा है, इसमें पाषाण का अर्थ बताइए। तो पहले ही मैंने इसके बारे में बताया था, पाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार संसार से कलह, कपट और स्वार्थ का अंत कब हो जाएगा? जब मनुष्य के अंतर द्रवित होकर बहने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरों के पास लेखक को कितने तरह के पत्थर देखने को मिले थे? 2 प्रकार के। उन 2 पत्थरों में से एक पत्थर की क्या विशेषता थी कि वह पत्थर वर्षों से धारा की मार सहकर भी वहां अविचल खड़ा है? 243 फुट का यह प्रपात किसका उदाहरण है? अविरल और अविचल का, यानी यह प्रपात निरंतर बह रहा है अविचल स्थिर होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार पहाड़ को किसका गुमान नहीं है? युगों युगों से पानी दान करने का भी उसको कोई घमंड नहीं है। समुद्र अपनी गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हुंडरू किसके लिए मशहूर है? तो हुंडरू अपनी तेजी यानी चपलता के लिए मशहूर है। किंवदंती के अनुसार हुंडरू से 7 मील की दूरी पर क्या है? तो इससे भी बड़ा एक और झरना है, ऐसा लोग कहते हैं। हुंडरू से आगे वाले प्रपात तक जाने का रास्ता कैसा है? बहुत ही बीहड़, घनघोर और भयंकर रास्ता, बहुत ही खतरनाक है। घनघोर यानी अंधेरा वाला। लेखक ने दूसरे प्रपात तक मार्ग बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपने का सुझाव दिया है? उन्होंने वन विभाग को कहा है कि उसे इस काम को करना चाहिए। हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह। नीलिमा शब्द का अर्थ बताइए प्यारे बच्चों। नीलिमा शब्द का अर्थ है नीलापन या श्यामलता। तरद्दुद शब्द का अर्थ क्या है? तो कठिनाई या परेशानी। द्रुत गति शब्द का अर्थ क्या है? तेज चाल को द्रुत गति कहते हैं। गुलजार शब्द का अर्थ क्या है बताइए? प्रफुल्लित या खिला हुआ को हम गुलजार कहते हैं। अवर्णीय शब्द का अर्थ क्या है? जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्णीय कहते हैं, यानी जिसके बारे में कहा ना जा सके। कहने का अर्थ क्या है कि लेखक को हुंडरू का जलप्रपात इतना सुंदर लगा है कि उनके लिए यह अवर्णनीय हो गया है, यानी इसका वर्णन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शनीय जो देखने लायक हो उसे हम कहते हैं दर्शनीय। विस्मित पहले भी आया है। विस्मित यानी आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। साध्य शब्द का अर्थ होता है मंजिल, तो यहाँ पे मंजिल दिया है। विभीषिका शब्द का अर्थ होता है संकट या त्रासदी या भयानक डर के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। उद्गम स्थान जहाँ से नदी की शुरुआत होती है या नदी जहाँ से निकलती है। विलीन शब्द का अर्थ होता है मिल जाना या लुप्त हो जाना। लेखक ने छोटा नागपुर के पर्वतों को कैसा बताया? तो उन्होंने कहा कि यह मन पर जादू कर देने वाला ये झरना है, मतलब पहाड़ है। छोटा नागपुर में कौन सा खनिज लोगों के घरों में सोना ला रहा है? तो कोयला लोगों के घरों में सोना ला रहा है। कहने का अर्थ है कि कोयला इतना अधिक है वहाँ कि बेच करके लोग अमीर हो रहे हैं, ये कहने का अर्थ है। छोटा नागपुर की सामाजिक संस्कृति को उभारने वाला यह पाठ किस विधा की है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छोटा नागपुर की सड़कें किसकी तरह भागी जा रही है? यह सांप की तरह भागी जा रही है। पग पग जिसे कदम कदम कहते हैं, पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ हो गई है। यह कहाँ का वर्णन है? छोटा नागपुर का। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटा नागपुर स्वर्ग का क्या है? तो एक टुकड़ा है, एक कोना है, एक हिस्सा है, एक सपना है। तो सही उत्तर होगा छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। इतना खूबसूरत है। पाठ के अंत में लेखक ने क्या भावना व्यक्त की है? तो उन्होंने कहा है कि हम हुंडरू की याद कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लेखक के अनुसार हुंडरू का झरना किसकी विशिष्टता को उभारने वाला है? तो यह आदिवासी संस्कृति को उभारने वाला वृत्तांत है। बहुलवादी संस्कृति के प्रति लेखक ने क्या किया है? तो बहुलवादी संस्कृति के प्रति उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है। छोटा नागपुर की धरती ऊंची और उबड़ खाबड़ क्यों हो गई है? क्योंकि कदम कदम पर बहुत सारे पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानों की छाती चीरने वाली नदियाँ किसके साथ बह रही है?
तीव्र धारा और गंदे पानी, यानी जो नदी है वहाँ पानी गंदा है और तेज गति से बह भी रहा है। छोटा नागपुर की सड़कें सांप की तरह कहाँ भागी जा रही है? तो पहाड़ों और जंगलों के बीच भागी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, इससे पहाड़ और मैदान सब के सब गूंज रहा है। छोटा नागपुर की हवा अपने साथ क्या लेकर चलती है? तो फूलों की खुशबू लेकर के चलती है। बादलों के धीरे धीरे बरसने से मिलने वाला वरदान क्या है? जब बादल धीरे धीरे बरसता है तो क्या मिलता है? तो हमें स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ किन के लिए अमृत बांटती है? नदियाँ किन के लिए? तो जो उनके किनारे होते हैं उन्हें नदी से बहुत फायदा मिलता है। झरने का सतत झरझर करना कल्पना को क्या देता है? तो सुंदर खुराक देता है। हमेशा झरना बहता रहता है और जो उन्हें देखता है और उन्हें कल्पना को खुराक मिलता है, वह अजीब अजीब चीज़ सोचते रहता है, यानी उनका सोचने का दायरा बढ़ जाता है, ज़्यादा सोचने लगता है। छोटा नागपुर के मैदानों को लेखक ने कैसा बताया है? तो हरी तीमा वाले मनमोहक मैदान बताया है। पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है, यहाँ पृथ्वी क्या बनकर घरों में सोना ला रही है? तो कोयला बनकर के लोगों के घरों में सोना लाने का काम कर रही है। दुनिया का श्रृंगार इनमें से कौन सा खनिज करता है? तो अभ्रक को इस्तेमाल किया जाता है श्रृंगार के लिए। पत्थरों से निकलने वाली करुणा की धारा को लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें लोग झरना कहते हैं। पत्थर से निकलने वाली करुणा की धारा, प्रेम की धारा को झरना कहा जाता है। लेखक के अनुसार हुंडरू का झरना उनके किस पर जादू कर देता है? तो लेखक के अनुसार ये जो हुंडरू का झरना है वो लेखक के मन और प्राण पर जादू कर देता है। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील चलने पर आपको हुंडरू का रास्ता मिल जाता है? तो अगर रांची से पुरुलिया जाना है तो आपको 14 मील जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर 13 मील जाना होगा, टोटल 27 मील। पुरुलिया रोड से हुंडरू के झरने की दूरी, तो अगर रोड से हुंडरू जाना है तो 13 मील जाना पड़ेगा। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होने चाहिए, ऐसी बात किसने कही? महात्मा गांधी ने। अगस्त के महीने में मार्ग में किसकी न्यारी हरियाली थी? तो वहाँ पे मकई की हरियाली थी। किसकी थी? मकई की। तो यहाँ धान की क्यारी, सॉरी ये हरियाली वाले में हम लोग लिखेंगे धान की क्यारी वहाँ पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग में पत्थरों के बीच से बहने वाली नदी लेखक को कैसी लगती है? तो उन्हें बहुत ही मज़ा आता है देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार हैं? तो यह सादगी के अवतार हैं। लेखक ने मार्ग के लोगों के रहन सहन में क्या बसने की बात कही? तो 100% कला बसने की बात कही। झरने की आवाज़ सुनकर यात्री को क्या महसूस होता है? मानो वह देवलोक के समीप पहुंच गया है, किसी देवता के घर के आसपास पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग युग से पानी का आघात पत्थर बर्दाश्त कर रहा है, यह किसका प्रदर्शन है? तो पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। प्रेम के सामने जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, यहाँ किसकी जीत है? यहाँ करुणा और प्रेम की जीत है। पत्थर इतना मजबूत होने के बाद भी वह पानी के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है और उसके अंदर से छेद करके पानी नीचे की ओर बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से हुंडरू प्रपात की दूरी कितनी है? तो स्वर्ण रेखा नदी जहाँ से बनती है वहाँ से यदि आपको झरना जाना है तो 50 मील दूरी तय करना होगा। स्वर्ण रेखा नदी किन जिलों से होकर जाती है? रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर। नदी जब पहाड़ को पार करने की चेष्टा में ऊपर चढ़ती है तो क्या होता है? तो पानी की कई धाराएं बन जाती हैं। हुंडरू के झरने का पानी उजला होने का कारण कैसा प्रतीत होता है? मानो पिसा हुआ सफ़ेद चूर्ण हो, ऐसा प्रतीत होता है। लेखक को पानी के चूर्ण होने का दृश्य बचपन के किस दृश्य की याद दिलाता है? तो फेरी वाली की हवाई लड्डू का याद उन्हें दिलाता है। जब प्रबल जलधारा चट्टान पर गिरती है तो संघर्ष से क्या उत्पन्न होता है? तो इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न हो जाता है। हुंडरू झरने के पानी के बारे में क्या संदेश दिया गया है? यह केवल रांची का है, यह केवल हजारीबाग का है, यह सब का है? सही उत्तर है प्यारे बच्चों
यह सब का है, किसी एक का झरना नहीं है। मुख्य झरने के बगल में कितने इंच मोटी जलधारा गिरती है? तो सही उत्तर है 1 इंच मोटी जलधारा गिरती है। बगल की पतली धारा को देखकर लेखक ने क्या कल्पना की है? ऐसा मानो कि महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। झरने के नीचे जहाँ धारा गिरती है, पानी कितनी ऊंचाई तक वापस उछलता है? तो 20 फुट ऊंचाई तक पानी फिर टकरा करके वापस ऊपर की ओर उछल जाता है। लेखक के मित्र के अनुसार शिवजी की बारात के स्वागत के लिए पर्वत ने किसका प्रबंध किया था? तो उन्होंने गुलाब पास का सुगंधित जल पात्र का व्यवस्था यानी प्रबंध किया था। लेखक को झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत क्या मालूम होता है? झरने के आगे की जो घाटी है वह लेखक को बहुत सुंदर लगता है। पहाड़ों के बीच बहने वाली पतली नदी लेखक को किसके समान दिखती है? तो थर्मामीटर के पतले पारे जैसी। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, यह किसके लिए कहा गया है? तो पत्थरों और झाड़ियों के बीच में जो पेड़ पौधे निकल गए हैं और खूबसूरत बन गया है, उसी के लिए ये बात कहा गया है। इस बात को किसके द्वारा? लेखक के द्वारा। पहाड़ के ऊपर से नीचे जाने के लिए कौन सा रास्ता बना हुआ है? एक पतली सी पगडंडी बनी हुई है। चट्टानों की रगड़ के कारण हुंडरू का पानी किस रंग का हो जाता है? तो हल्का पीलापन उसमें आ जाता है। जोन्हे प्रपात का पानी कैसा है? तो जोन्हे प्रपात का पानी बिल्कुल ही सफ़ेद है, जोन्हा भी बोला जाता है उसको। सारा पानी एक जगह सिमट कर गिरने पर दृश्य कैसा हो जाता है? तो बहुत ही विशाल और भयंकर हो जाता है। झरने के नीचे गिरने के बाद पानी की गति कैसी हो जाती है? गिरने के बाद पानी मंथर हो जाती है, यानी धीरे धीरे चलने लगती है। हुंडरू प्रपात पर किसके द्वारा बंगला बनाया गया है? तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा यह बंगला बनाया गया है। लेखक ने हुंडरू प्रपात पर किस चीज़ के अभाव की चर्चा की है? वहाँ खाने पीने की थोड़ी सी कमी लगी है लेखक को। लेखक के अनुसार हुंडरू के निवासी क्यों अव्यवहारिक थे? क्योंकि उन्होंने आय के लिए दुकान वगैरह वहाँ पे नहीं बनाया था। आय यानी आमदनी के लिए। किसी प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है। क्या कहना चाहता है लेखक? तो कठोर पत्थर भी प्रेम से पिघल करके जल बन गया है। हुंडरू का प्रपात किसका उदाहरण है? तो यह अविरल और अविचल दोनों का। अविरल यानी निरंतर बह रहा है, अविचल यानी स्थिर है, अपनी जगह पर है। किंवदंती के अनुसार हुंडरू से 7 मील की दूरी पर क्या है? वहाँ पर एक और भी बड़ा प्रपात है, ऐसा लोग कहते हैं। ममता प्रसाद सिंह काम के द्वारा रचित हुंडरू का जलप्रपात किस प्रकार का पाठ है? प्यारे बच्चों, यह एक सजीव यात्रा वृतांत है। स्वर्णरेखा नदी रांची के अलावा और किस जिले से होकर जाती है? तो रांची से के अलावा धनबाद से होकर के भी, सिंहभूम से होकर के भी और बालासोर से होकर के भी जाती है। अवर्णनीय शब्द का अर्थ जिसका वर्णन करना कठिन या असंभव हो, उसे हम अवर्णनीय कहते हैं। हुंडरू के मुख्य प्रपात के पास की जलधारा कितनी मोटी है? 1 इंच मोटी है। लेखक ने बगल की पतली धारा की तुलना किससे की है? मानो महादेव पर दूध चढ़ाने वाले भक्त हों। जहाँ पानी गिरता है वहाँ से कितनी ऊंचाई तक वापस उछल जाता है पानी? तो 20 फुट दोबारा से पानी ऊपर की ओर उछल जाता है। पर्वत द्वारा गुलाब पास की कल्पना किसके स्वागत के लिए की गई थी? तो ये शिव जी की बारात के लिए किया गया था, ये गुलाब पास का इंतज़ाम। शाश्वत शब्द का अर्थ बताइए। शाश्वत शब्द का अर्थ बताइए। सदा रहने वाला को शाश्वत कहते हैं। लेखक को स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। क्या चीज़? झरने की आगे की घाटी का दृश्य। घाटी के बीच बहने वाली पतली नदी को लेखक किसके समान देखते हैं? तो थर्मामीटर के पतले पारे के समान। लेखक के अनुसार विशाल वैभव की सृष्टि करना किसके बस की बात नहीं। तो मानव समाज सैकड़ों वर्ष मेहनत करके भी वैसी चीज़ नहीं बना पाएंगे जिसे प्रकृति न जाने के कुछ ही समय बना दिया हो। पहाड़ के ऊपर से नीचे जाने के लिए यात्री जिस मार्ग का उपयोग करते हैं वह एक पतली सी पगडंडी है, एक छोटा रास्ता है। चट्टानों की वजह से बिखर जाने पर हुंडरू का पानी कैसा दिखाई देता है? थोड़ा पीलापन आ जाता है उसमें। लेखक ने हुंडरू की तुलना में किस प्रपात के पानी को बिल्कुल सफ़ेद बताया? ये जो जोन्हा का पानी है
भी एक प्रपात है, इसको बिल्कुल सफ़ेद बताया है लेखक ने। मधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत कौन सा प्रपात बताया गया है? तो ये जो जोन्हा का प्रपात है ये मधुर्य है और कोमलता से ओतप्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंडरों का पानी नीचे गिरते समय किस प्रकार की ध्वनि करता है? तो बाघ की तरह गरजता हुआ पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर गिरने पर नज़ारा कैसा हो जाता है? बहुत ही विशाल और भयंकर हो जाता है। मंथर गति का अर्थ क्या है? तो धीमी चाल को हम लोग मंथर गति कहते हैं। हुंड्रो प्रपात पर पर्यटकों की सुविधा के लिए बंगला किसने बनवाया है? प्यारे बच्चों, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बनवाया है। लेखक ने हुंड्रो के पास किन चीज़ों के अभाव की बात कही है? तो उन्हें लगता है कि खाने पीने की चीज़ों की यहाँ पे कमी है, यह होना चाहिए। लेखक ने हुंड्रो के निवासियों को अव्यावहारिक क्यों कहा? क्योंकि वहाँ उन लोगों ने दुकान वगैरह नहीं लगाया, सुविधाओं का प्रबंध नहीं किया, इसी वजह से उन्हें अव्यावहारिक कहा है। पाषाण बह रहा है, तो पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। लेखक के अनुसार मनुष्य का अंतर यानी अंतः दिल द्रवित होकर जब बहने लगेगा तब इस संसार से कलह कपट लूट मार ये सब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा होंडरों के पास लेखक ने कितने तरह के पत्थर देखे थे? 2 तरह के। उन 2 पत्थरों में से एक की क्या खूबी थी? तो वह वर्षों से बिना विचलित हुए खड़ा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण, जो स्थिर रहे वह तो अविचल कहते हैं और विचलित ना हो वो हमारा अविरल और अविचल कहते हैं। इसमें जो अविचल शब्द है, अविचल का अर्थ जो स्थिर रहे और विचलित ना हो उसे अविचल कहते हैं, और अविरल शब्द का अर्थ होता है जो निरंतर हमेशा, जैसे झरना हमेशा बहता रहता है तो अविरल हो गया। दानी जब दान करता है तो क्या करता है? तो दानी दान करके घमंड करता है कि भाई हम इतना दान कर दिए हैं। समुद्र अपनी गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हुंड्रो किसके लिए? तो वह अपनी तेजी यानी चपलता के लिए प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार हुंड्रो के पास कितनी दूरी पे दूसरा झरना है? तो 7 मील दूरी पर। लेखक ने दूसरे प्रपात तक पहुंचने का रास्ता कैसा बताया? बहुत ही खतरनाक बताया है, बीहड़ है, घनघोर है, भयंकर है। लेखक के अनुसार दूसरे प्रपात तक का मार्ग किसे निर्मित करना चाहिए? वन विभाग को इस दिशा में काम करना चाहिए। नीलिमा शब्द का अर्थ बताइए। नीलापन या श्यामलता को नीलिमा कहते हैं। तरद्दुद शब्द का अर्थ बताइए। कठिनाई या परेशानी को तरद्दुद कहते हैं। द्रुत गति का अर्थ बताइए। द्रुत गति यानी तेज चाल को हम लोग द्रुत गति कहते हैं। गुलजार शब्द का अर्थ प्रफुल्लित या खिला हुआ को गुलजार कहते हैं। अवर्णनीय, इसका विपरीतार्थक शब्द बताइए। विपरीतार्थक यानी इस शब्द का उल्टा। अवर्णनीय जिसका वर्णन ना हो सके तो उल्टा हो जाएगा वर्णनीय जिसका वर्णन हो सके। दर्शनीय, इसका अर्थ बताइए। तो देखने लायक को हम लोग कहते हैं दर्शनीय। विस्मित यानी आश्चर्यचकित, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आश्चर्य। साध्य यानी मंजिल होता है, तो लक्ष्य को हम लोग साध्य कहते हैं। विभीषिका यानी संकट, त्रासदी या भयानक डर के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। उद्गम स्थान का अर्थ होता है जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे उद्गम स्थान कहते हैं। विलीन का अर्थ होता है मिल जाना, तो नदियाँ जाकर कहीं ना कहीं मिल जाती है, वह विलीन हो जाती हैं। हम लोग भी मिट्टी में मिल करके एक दिन विलीन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेखक ने हुंड्रो की याद में क्या कहा? कि वह उसे कभी भूलने वाले नहीं हैं। हुंड्रो का झरना सबका है, यह संदेश कहाँ दिया? झरने का एक हिस्सा रांची और दूसरा साइड हजारीबाग में है। ऐसा लगता है कि हुंड्रो यह संदेश देना चाहता है कि मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रो के जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 243 फीट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेखक ने हुंड्रो जाने के मार्ग की तुलना किससे की है? तो देवलोक जैसी पवित्रता से। आप हुंड्रो जाएंगे तो उसके रास्ते को देख करके आपको महसूस होगा जैसे आप किसी देवलोक के आसपास आ गए हैं, किसी देवता के रहने के स्थान के आसपास आ गए हैं। छोटा नागपुर जो ये एक की जो सामाजिक संस्कृति को उभारने वाला पाठ है, इसको किसने लिखा है? तो कामता प्रसाद सिंह ने लिखा है। छोटा नागपुर के पर्वतों को लेखक ने क्या बताया? कि यह मन पर जादू करने वाला पर्वत है।
साध्य की पवित्रता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। पाठ के अनुसार हुंडरू का झरना किसका प्रतीक है? तो प्रकृति की सुंदरता और मानवीय श्रम के मेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुंडरू का जलप्रपात पाठ में लेखक ने किस प्रकार की संस्कृति के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है? तो बहुलवादी संस्कृति के प्रति। यात्रा वृत्तांत में पारंपरिक रूप से किन स्थानों का वर्णन महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आमतौर पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन महत्वपूर्ण माना जाता है। छोटा नागपुर के इलाके में किन खनिजों के खादानों का प्रचुर वर्णन मिलता है? तो अभ्रक और कोयला वहाँ बहुत अधिक मात्रा में है। छोटा नागपुर को लेखक ने किसका टुकड़ा कहा है? तो स्वर्ग का एक टुकड़ा बताया है। पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। यह पंक्ति कहाँ की भौगोलिक स्थिति को दर्शाती है? कहाँ के बारे में यह लाइन कहा गया है? तो यह हमारे छोटा नागपुर के लिए कहा गया है। छोटा नागपुर की नदियाँ किसके साथ बलखाती हुई बह रही है? तो तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ में। छोटा नागपुर में जंगली जानवरों को शरण किसने दिया? तो पेड़ पौधे और लता गुल्मों ने। सड़क निर्माण में ठेकेदारों और विभाग को कम मेहनत क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहाँ जो प्राकृतिक ढाल थी सड़कों में, उस ढाल की वजह से उन्हें कम मेहनत करना पड़ा। छोटा नागपुर की सड़कें किसकी तरह भाग रही है? सांप की तरह। छोटा नागपुर के धरातल पर किसका नृत्य हो रहा है? नाच हो रहा है। तो आदिवासियों का। आसमान में बादल क्या कर रहे हैं? तो बादल आंख मिचौनी कर रहे हैं। किनके कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है? तो जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है। मादक गीतों की गूंज कहाँ सुनाई दे रही है? तो पहाड़ों में और मैदानों में। पेड़ों की शाखा शाखा किनके चहकन से गुलजार है? तो विभिन्न पक्षियों की चहकन से। छोटा नागपुर की हवा धीरे धीरे डोलती हुई अपने साथ क्या बिखेरती है? फूलों की खुशबू। बादलों के धीरे धीरे बरसने से वहाँ के लोगों को क्या मिलता है? तो स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वस्थ मिलता है। नदियाँ किसके लिए अमृत बांटती है? प्यारे बच्चों, पहले ही बताया कि जो उनके किनारे होते हैं उन्हें ही वो अमृत बांटती है। झरने का सतत झरझर करना कल्पना को क्या देता है? सुंदर राग देता है। झरझर करना यानी हमेशा बहना। झरने आँखों को क्या देते हैं? तो तरी और नमी देते हैं। छोटा नागपुर के मैदानों को लेखक ने कैसा बताया? हरी तीमा वाले और मनमोहक बताया है। पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है। यहाँ कोष का क्या अर्थ हुआ? कोयला और खनिज संपत्ति जो उसके गर्भ से निकल रहा है और वहाँ के लोग उन्हें बेच रहे हैं और उनसे अर्थ लाभ कमा रहे हैं। अभ्रक बनकर कौन दुनिया का श्रृंगार कर रही है? अभ्रक बनकर कौन दुनिया का श्रृंगार कर रही है? तो पृथ्वी की चमक दमक। नदियां निरंतर संघर्ष से पत्थरों को रगड़ कर किस नवीन आकार में प्रस्तुत करती है? तो श्वेत शालिग्राम बन जाता है जिसे लोग पूजते हैं। लोग पत्थरों से झड़ती हुई करुणा की धारा को ही झरना कहते हैं। लेखक जब भी कहाँ जाते हैं तो हुंडरू का झरना जरूर देखते हैं। तो लेखक जब रांची जाते हैं तो वो झरना देखने जाते हैं। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने पर हुंडरू का रास्ता मिलता है? तो अगर रांची से पुरुलिया जाना है तो पहले 14 मील जाइए, उसके बाद फिर मुड़ जाइए, 13 मील फिर जाना होगा। पुरुलिया से अगर आपको झरना जाना है तो सिर्फ 13 मील चलना पड़ेगा, तो टोटल आपका 27 मील हो गया। तो रांची से हुंडरू, तो टोटल रांची से हुंडरू जाना है तो आपको कुल 27 मील चलना पड़ेगा। साध्य की पवित्रता और महत्ता वाली बात गांधी जी ने कही है। लेखक ने हुंडरू जाने का मार्ग को बताया। जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग है, बहुत ही अच्छा है। मार्ग ने लेखक को ठहर कर टहलने की इच्छा कहाँ होती है? मार्ग में यानी रास्ते में लेखक को कहीं कहीं रुक के टहलने का भी इच्छा हुआ करता था। तो वो सुंदर मैदान को देख करके मोहित हो जाते थे। उन्हें लगता था कि कुछ देर यहाँ रुक कर टहल लेते तो अच्छा होता। मार्ग के किन जंगलों को देखकर बाघ को भी डर लगने की बात कही? तो जंगल की विभीषिका को यानी भयानकता को। इतने भयानक जंगल वहाँ पे देखने को मिलते हैं कि लेखक कहते हैं कि अब क्या ही कहें, शायद बाघ भी डर जाएगा, इतना खतरनाक और घना जंगल है। लेखक ने हुंडरू की यात्रा किस महीने में की थी? तो अगस्त के महीने में।
अगस्त के महीने के कारण मार्ग में किसकी न्यारी हरियाली थी, तो धान की क्यारी देखने में वहाँ बहुत ही न्यारी लग रही थी। पहाड़ों के बीच से बहने वाली पतली नदी को उन्होंने थर्मामीटर के पतले पारे जैसी बताया है। छोटा नागपुर के जो लोग हैं वो सादगी के अवतार हैं। लेखक के अनुसार वहाँ के लोगों में 100% कला बसता है। मार्ग में मकई के पौधे ऐसे लहरा रहे थे मानो वहाँ के लोगों की किस्मत लहरा रही हो। झरने के पास पहुँचने पर लेखक ने सबसे पहले क्या किया, तो मन ही मन झरने को प्रणाम किया। झरने की आवाज़ की तुलना इनमें से किस से नहीं की गई है, तो हाथी वाले से की गई है, रेल इंजन से, बांसुरी से। तो सही उत्तर होगा बांसुरी के साथ तुलना नहीं हुई है, बाकी हज़ारों नाग, रेल इंजन और 10-5 हाथी सबसे हुई है। अब झरना देखने लगा। यहाँ वातावरण की पवित्रता लेखक को कैसी लगी, मानो देवलोक के समान हो। पत्थर द्वारा युगों युगों से पानी का आघात सहना किसका प्रदर्शन है, तो पत्थर की क्षमता का, यानी वो बर्दाश्त कर रहे हैं न जाने किस युग से। स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से यदि झरना तक पहुंचना है तो 50 मील दूरी आपको तय करना होगा। स्वर्णरेखा नदी किन क्षेत्रों से होकर के गुजरती है, तो आपको उन क्षेत्रों का नाम यहाँ पे बताना है। तो ये जिला है रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर। स्वर्णरेखा नदी अंत में कहाँ मिलती है, तो बंगाल में की खाड़ी में जाकर के। हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 243 फुट। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। झरने का पानी चट्टान पर गिरकर कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद चूर्ण के जैसा। लेखक ने बचपन की किस चीज़ की तुलना उड़ते हुए जल के कण से की है, तो फेरी वाले की हवा की मिठाई से। प्रबल जलधारा के चट्टान पर गिरने पर वहाँ क्या उत्पन्न होता है, तो इंद्रधनुष बन जाता है। झरने के एक ओर का जंगल रांची में, दूसरा कहाँ, हजारीबाग में। स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितनी दूर, तो 50 मील चलना होगा, तो आपको हुंडरू का झरना मिल जाएगा। स्वर्णरेखा नदी जो है वो रांची, धनबाद, सिंहभूम और किस जिला से होकर के जाती है, तो बालासोर। स्वर्णरेखा नदी अपनी यात्रा के अंत में कहाँ विलीन होती है, बंगाल की खाड़ी में। हुंडरू के जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी फीट बताई गई है, तो 243 फीट कुल ऊंचाई है। चट्टानों पर गिरने के बाद झरने का उजला पानी लेखक को कैसा मालूम होता है, तो जैसे कोई रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई को धुनन करके ऊंचे बैठा हो, ऊंचे बैठा हो, यानी कि ऊंचाई पर बैठा हो और रुई धुन रहा हो। लेखक ने बचपन की किस चीज़, तो हवा की मिठाई। बचपन वाली बात आया तो हवा की मिठाई। फिर जब प्रबल जलधारा चट्टान पर गिरता है तो संघर्ष से क्या बनता है, इंद्रधनुष बन जाता है। झरने की एक और जंगल रांची में और दूसरा साइड हजारीबाग में है। झरने के बीच में बहने वाली धारा को देख करके लोगों को क्या संदेश मिलता है, कि वह सबके लिए है और वह उसका सबका कल्याण करने का उद्देश्य है। और झरने के बगल में कितनी इंच मोटी धारा बह रही है, तो 1 इंच है। बगल वाली 1 इंच मोटी धारा को देखकर ऐसा लगता है कि महादेव जी पर कोई दूध चढ़ाता हुआ भक्त हो। जहाँ घनघोर धारा नीचे गिरती है वहाँ पानी कितनी ऊंचाई तक वापस जाता है, तो 20 फुट वापस जाता है ऊंचाई की तरफ। लेखक के मित्र के अनुसार यहाँ पर शिवजी की बारात के लिए गुलाब बास का इंतज़ाम प्रबंध किया गया था। लेखक को स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। घाटी के बीच रहने वाली पतली नदी लेखक को किसके समान लगता है, तो थर्मामीटर के पतले पारे जैसी। घाटी में पहाड़ों के बीच नदी को ललकारने की कल्पना लेखक ने क्यों की है, तो नदी की शक्ति की परीक्षा के लिए। पर घाटी में पत्थरों के अंबार पर उगी झाड़ियाँ किसका परिचय देती है, प्रकृति या परमात्मा के हाथ की कारीगरी का। पहाड़ के ऊपर से नीचे जाने के लिए एक पतली सी पगडंडी वहाँ मौजूद है। नीचे पहुँचने पर लेखक उनके साथी किस भाव से झरने को देखते हैं, बिना पलक झपाए देखते रहते हैं। चट्टानों की रगड़ और बिखर। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन था कि जब लेखक चट्टान से नीचे जाते हैं, जा कर के वहाँ पे बिना पलक झपकाए बहुत देर तक दोनों मिल कर के उस झरना को देखते रहते हैं। चट्टानों की रगड़ से पानी कैसा दिखता है, तो हल्का पीलापन नज़र आता है। लेखक ने हुंडरू की तुलना में किस प्रपात के पानी का तुलना किया है, तो जोन्हा का प्रपात। वहाँ का पानी बिल्कुल सफ़ेद है। लेखक ने किस प्रपात के संदर्भ में मधुर्य और कोमलता का प्रयोग किया है, तो जोन्हा का जो प्रपात है इसी के लिए मधुर्य और कोमलता शब्दों का प्रयोग किया है।
हुंडरों का पानी नीचे गिरते समय कैसा आवाज़ देता है? बिल्कुल बाघ की तरह। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ गिरता है वो बहुत ही खतरनाक लगता है देखने में। झरने के नीचे गिरने के बाद पानी किस गति से आगे बढ़ता है? धीरे धीरे। हुंडरो प्रपात पर पर्यटकों की सुविधा के लिए जो वहाँ बंगला बना हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बनाया है। लेखक ने हुंडरो प्रपात पर किस चीज़ का के अभाव पर चिंता व्यक्त की है? तो वहाँ खाने पीने की सामान की कमी है। लेखक के अनुसार हुंडरी के निवासी जो है वो अव्यवहारिक क्यों है? क्योंकि वहाँ पे दुकान वगैरह नहीं लगाया है उन लोगों ने। किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघल कर यह पाषाण बह रहा है? पाषाण का अर्थ बताइए। तो पत्थर। लेखक के अनुसार संसार से कलह कपट छीना झपटी ये सब कब खत्म होगा? जब मनुष्य का हृदय द्रवित होकर बहने लगेगा। हुंडरों के पास लेखक को कितने तरह के पत्थर देखने को मिले? 2 तरह के। उन 2 पत्थरों में से एक पत्थर वह था जो युगों से बिना विचलित हुए अपनी जगह पे खड़ा था। हुंडरों का झरना किसका उदाहरण है? तो अविरल और अविचल दोनों का। युगों युगों से पानी का दान करने पर भी पहाड़ को क्या नहीं है? तो उन्हें कोई गुमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है। समुद्र अपनी गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है और हुंडरो किसके लिए? तो अपनी चपलता यानी तेजी के लिए। किंवदंती के अनुसार हुंडरो की से कितनी दूरी पर दूसरा झरना है? तो 7 मील दूरी पर है। लेखक ने दूसरे प्रपात तक पहुंचने के रास्ते को क्या बताया? बहुत ही घनघोर, भयंकर और बीहड़ बताया। लेखक ने दूसरे प्रपात तक का मार्ग बनाने का सुझाव किसे दिया? तो उन्होंने वन विभाग से ये निवेदन किया है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोग जाके उन्हें देख सकें। नीलिमा शब्द का अर्थ बताइए। तो नीलापन या श्यामलता। तरद्दुत शब्द का अर्थ होता है कठिनाई या परेशानी। द्रुत गति का अर्थ होता है तेज चाल, तेज गति। गुलजार यानी खिला हुआ या प्रफुल्लित, खिला हुआ या प्रफुल्लित। अवर्णनीय जिसका वर्णन नहीं हो सके। दर्शनीय यानी जो देखने लायक हो उसे हम कहते हैं दर्शनीय। विस्मित यानी होता है आश्चर्यचकित होना। साध्य शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य और विभीषिका यानी संकट या त्रासदी। उद्गम स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे हम उद्गम स्थान कहते हैं। विलीन का अर्थ होता है लुप्त हो जाना, मिल जाना, गायब हो जाना। और इसके अंत में क्या उन्होंने लेखक ने अपनी भावना व्यक्त किया कि वह कभी भी इसको भूलना नहीं चाहते हैं, इस याद को, हुंडरो के झरना को देखने का। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे सामने कुछ 396 क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे। मैंने जानबूझ के बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट किए हैं ताकि आपको इस सेशन को देखते देखते सभी क्वेश्चंस याद हो जाएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपका शुक्रिया, थैंक यू, दिल से आपका धन्यवाद। बस आप एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा 396 कमेंट में, और साथ में एक हार्ट भी दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें। और आपको क्या चाहिए, किस चैप्टर का आप रिवीजन चाहते हैं? जैसे मैथमेटिक्स ही है तो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कंसेप्ट पर आधारित होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। उनको बिना बनाए ही आपको आंसर बताना होता है कंसेप्ट के आधार पर। वैसे प्रश्नों को भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि अभी जो आपको लिख करके समझाना है तो ऐसे प्रश्न को मैं अभी नहीं करा पाऊँगा, मेरे पास उसके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं वह भी आपको बहुत जल्द कराऊंगा, लेकिन मैं हर चैप्टर से आपको धीरे धीरे कराते जाऊंगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके मन में जो प्रश्न है वो कमेंट में हमारे लिए छोड़ दें, ताकि हम और भी अच्छे से सुधार करके आपके लिए बेहतर कंटेंट ले करके आ पाएँ। आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।